Namaskar, welcome to SGKG Studies YouTube channel classes, and on this channel now we are discussing about CCS CCA rules 1965. So far we have discussed up to rule number 10 that was related to suspension. Now we are shifting to rule number 11 which is related to penalties, minor and major penalties. So अभी तक हमने रूल नंबर 10 तक हम पढ़ चुके हैं और अभी हम CCS CCA रूल्स के 1965 के पेनाल्टीज़ के तरफ बढ़ रहे हैं जो रूल नंबर 11 में है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, CCS कंडक्ट रूल 1964 में दो तरह के प्रोविज़न हैं। CCS कंडक्ट रूल 1964 में दो तरह के प्रोविज़न हैं। एक कुछ एक्ट हैं जिनको हमें करना ही चाहिए और कुछ ऐसे एक्ट हैं फॉरबिडन है जिन्हें हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ कंडक्ट बताए गए हैं, उस कंडक्ट को हमें फॉलो करना चाहिए, हमें ड्यूटी पर टाइम से जाना चाहिए, ड्यूटी को सीरियसली करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना परफॉर्म करना चाहिए, क्वालिटी के साथ परफॉर्म करना चाहिए। ऐसे ऐसे करके व्हाट टू डू की एक लिस्ट है, हमने पब्लिश किया, उसको आप देख सकते हैं। तो कुछ एक्ट हमसे एक्सपेक्टेड होते हैं, कुछ बिहेवियर हमसे एक्सपेक्टेड होते हैं और ऐसा बिहेवियर हमें परफॉर्म करना है। अगर नहीं करते हैं तो ओमिशन हो जाता है और ओमिशन रिजल्ट्स टू मिसकंडक्ट एंड इट मे लीड टू पेनल्टी। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है प्रोहिबिटेड एक्ट्स हैं, उस एक्ट को हमें नहीं करना है। हमें करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें डावरी नहीं लेना है, हमें किसी प्रकार का हरासमेंट में नहीं पड़ना है, किसी को परेशान नहीं करना है, पर्पसफुली किसी जॉब को डिले नहीं करना। ये सब जो है ये प्रोहिबिटेड एक्ट है और अगर उस प्रोहिबिटेड एक्ट को अगर हम करते हैं तो हम पेनाल्टी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो दो ही सिचुएशन दिए हुए हैं CCS कंडक्ट रूल 1964 में, कुछ कंडक्ट जो हमें करना चाहिए और कुछ कंडक्ट जो हमें नहीं करना चाहिए। जो कंडक्ट हमें करना चाहिए अगर हम उसको नहीं करते हैं या जो कंडक्ट हमें नहीं करना चाहिए और अगर उसको हम करते हैं तो इसको लॉ के भाषा में इसको एक्ट एंड ओमिशन कहते हैं। और ये एक्ट एंड ओमिशन जब भी होता है तो हम CCS कंडक्ट रूल 1964 से CCS CCA रूल्स 1965 की तरफ बढ़ जाते हैं। मतलब वायलेशन हो गया और वायलेशन हो गया तो उसके जो प्रोसीजर हैं, पनिशमेंट के जो प्रोसीजर हैं वो 1965 के रूल्स में दिए हुए हैं। उम्मीद है आपको 1964 वाले कंडक्ट रूल और 1965 के CCS CCA रूल में फ़र्क समझ में आ गया होगा। CCS कंडक्ट रूल में CCS कंडक्ट रूल 1964 में कुछ ऐसे एक्ट दिए हुए हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, कुछ ऐसे कंडक्ट दिए हुए हैं जिन्हें हमें मना किए गए हैं, जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। और इन दोनों का कंट्राडिक्शन होने पे, कंट्रावेंशन होने पे, वायलेशन होने पे हमारे अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है और उसी को CCS CCA रूल्स 1965 में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रूल नंबर 11 में माइनर एंड मेजर पेनल्टी की बात हो रही है, लेकिन ये माइनर और मेजर पेनल्टी समझने से पहले रूल बुक में बहुत कम मटेरियल दिया होता है। रूल बुक में समझने लायक सारी चीज़ें नहीं होती है। रूल बुक ये मान के चलता है कि बेसिक नॉलेज हमारे पास है, तो इसलिए यहाँ पर हम पहले बेसिक नॉलेज समझ लेते हैं कि पेनाल्टी होती क्या है, पेनाल्टी होती क्या है, पेनाल्टी क्यों लगती है और पेनाल्टी लगने से कौन सा पर्पस फुलफिल होता है। पेनाल्टी क्या होती है, पेनाल्टी क्यों इम्पोज किया जाता है और पेनाल्टी इम्पोज करने से डिपार्टमेंट का कौन सा पर्पस फुलफिल होता है, ये जान लेंगे तो हमारा काम इस प्रोसेस को समझना आसान हो जाएगा। A penalty is the punishment imposed upon a person who has violated the law, whether or a contract or rule or regulation. So penalty is a punishment imposed upon a person who has violated the law. जो कुछ भी
लॉ ऑफ द लैंड हो चाहे लॉ ऑफ द डिपार्टमेंट हो, जो कोई भी रूल ऑफ द डिपार्टमेंट हो उसको वायलेशन करते हैं तो उनको पनिश करने के लिए जो दिया जाता है उसी को पेनाल्टी कहते हैं। ठीक है जी, दंड होता है। जो भी दंड मिलता है, जो रूल रेगुलेशन है उनका वायलेशन करने से जो दंड मिलता है उन्हीं को हम पेनाल्टी कहते हैं। तो पेनाल्टी कैन बी इन रिस्पॉन्स टू आइदर, अब जो पेनाल्टी जो हो सकती है वो कुछ सिविल एक्ट्स हैं उनके वायलेशन में हो सकती है, पेनल्टी कुछ क्रिमिनल वायलेशन में हो सकती है और वायलेशन ऑफ डिपार्टमेंटल रूल्स में भी हो सकती है। यहाँ पर इस सेशन में हम सिविल वायलेशन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्रिमिनल वायलेशन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वायलेशन ऑफ डिपार्टमेंटल रूल्स की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब भी डिपार्टमेंटल रूल्स का वायलेशन होगा, it may attract to penalties. Some penalties require only the, तो पेनाल्टीज़ के फॉर्म यहाँ पर बताए गए हैं। कुछ अगर आपके वायलेशन जो होंगे वो माइनर होंगे तो पेनाल्टी भी माइनर होगी और उसमें थोड़े बहुत पैसे दे करके, कुछ पेमेंट दे करके आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर उससे बड़ा ऑफेंस हुआ है, तो आपको कुछ प्रॉपर्टी सरेंडर करने पड़ सकते हैं और तब जा कर के उससे छुटकारा मिलेगा। और उससे भी मेजर अगर ऑफेंस हुआ है तो मेजर ऑफेंस के लिए मेजर पेनाल्टी होती है। क्रिमिनल प्रोसीजर में मेजर पेनाल्टी में जो पनिशमेंट मिलते हैं वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी तक भी हो सकते हैं और इवन डेथ पेनाल्टी भी हो सकती है। जब हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बात करते हैं तो यहाँ पर यह है कि ओनली द पेमेंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ मनी, सम अमाउंट ऑफ मनी पेमेंट करने से क्या हो जाएगा, आपका जो आपने वायलेशन किया है उसके अगेंस्ट में ये रेगुलराइज होगा और इसमें आपका अगर कुछ डिडक्शन वगैरह हो जाता है, कुछ आपका विदहेल्ड हो जाता है तो ये पर्पस यहाँ पर फुलफिल हो जाता है। यहाँ पर क्या अदर पेनाल्टी रिक्वायर्ड दैट द लूजिंग पार्टी सरेंडर्स प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ काम करते हैं, कुछ एक्ट करते हैं, कुछ ओमिशन करते हैं और जिसके चलते गवर्नमेंट इनकर्स हेवी लॉस। तो इफ गवर्नमेंट इनकर्स हेवी लॉस बिकॉज ऑफ द एक्ट और ओमिशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज इम्पोज्ड विद द पेनाल्टी टू रीइंबर्समेंट दैट लॉस, to return the loss, to repay the loss. So that is the recovery to the extent of loss of the property. और इससे अगर ग्रेव हो गया तो ये कैपिटल पनिशमेंट होता है। और कैपिटल पनिशमेंट जो कैरियर में, सर्विस कैरियर में कैपिटल पनिशमेंट जो होता है वो रिमूवल होता है, डिसमिसल होता है। डिसमिस हो गए, आपकी नौकरी समाप्त हो गई। लाइफ में भी ऐसे ही होता है, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है कि डेथ हो गया और आपका समाप्त हो गया। तो इस तरीके से ये आपका पेनाल्टी का ये डेफिनेशन है, ये मीनिंग है, ये पर्पस है। अब आइए जानते हैं सीसीएस रूल्स 1965 के प्रोविज़न रूल नंबर 11 में, जिसमें पेनाल्टीज़ के बारे में बात किया हुआ है। ये पार्ट 5 जो है ये पेनाल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ के बारे में बात कर रहा है। इस सेशन में हम अभी और सिर्फ पेनाल्टीज़ की बातें कर रहे हैं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ अगले सेशन में समझेंगे। पेनाल्टीज़ में क्या आती है, इसमें बोल रहे हैं द फॉलोइंग पेनाल्टीज मे फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजंस एंड एज हियरअंडर प्रोवाइडेड बी इम्पोज्ड ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। सो कहने का मतलब ये हुआ कि पेनाल्टी इम्पोज करने से पहले यू हैव टू कम टू द कंक्लूजन दैट यू हैव गुड एंड सफिशिएंट रीजंस टू इम्पोज द पेनाल्टी। सो पेनाल्टी दो तरह की होती है, माइनर पेनाल्टी, मेजर पेनाल्टी। माइनर पेनाल्टी में censure, withholding of his promotion, recovery from his pay, reduction to a lower stage, not exceeding 3 years। ये ध्यान में रखना है, reduction to a lower stage, not exceeding 3 years and not cumulative, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। and withholding of increment of pay, ये बड़ा जनरली इसको यूज किया जाता है। तो ये जो है माइनर पेनाल्टी में ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जो पेनाल्टी हैं, इन पेनाल्टी को माइनर पेनाल्टी कहते हैं। क्योंकि ये पेनाल्टी बड़ी इम्पोर्टेंट है और इससे बड़ा भय फैला रहता है, इसलिए इसको हिंदी में भी जान लेना आवश्यक है।
सो हिंदी में क्या है, सेंसर का परिनिंदा, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, प्रोन्नति रोकना, पदोन्नति रोकना, और उसके बाद से रिकवरी हो गई मतलब उनसे वसूली करने ला। रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज लेस देन 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब वेतनमान में किसी निम्नतर प्रक्रम पर 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना उनको अवनत करना। और विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट का मतलब वेतन वृद्धि रोकना। तो ये तो हो गए आपके माइनर पेनाल्टी के बारे में। सेंसर का मीनिंग होता है, सेंसर इज नियर टू वार्निंग, इट इज़ नॉट वार्निंग। सेंसर मीनिंग इज नियर टू वार्निंग। ये क्या है, निंदा है, ये परिनिंदा है। वार्निंग का मतलब चेतावनी होता है, वार्निंग मतलब चेतावनी होता है, वार्निंग एडवांस में दिया जाता है। और परिनिंदा जो होती है, किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद से हमें लगता है कि इस व्यक्ति के कार्यों की निंदा करनी चाहिए, तब उनको सेंसर इशू किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि सेंसर और वार्निंग में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन वार्निंग एंड सेंसर। चेतावनी, वार्निंग किसी कर्मचारी को सावधान और सजग करने की एक प्रक्रिया है। मतलब वार्निंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम उस व्यक्ति को टाइम टू टाइम अलर्ट करते रहते हैं, ये ठीक से कीजिए, ये ऐसे नहीं कीजिए, वो ऐसे करना है, ये चेतावनी हम, ये वार्निंग हम देते हैं। किंतु सेंसर अनुशासनिक नियमों के अनुसार कार्यवाही करके दिया गया एक दंड है। सो वार्निंग एक दंड नहीं है, सेंसर एक दंड है जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अनुसार कंक्लूड करके दिया गया है। जो वार्निंग होती है वो ओरल भी हो सकती है एंड रिटेन भी हो सकती है, परंतु जो सेंसर होंगे वो हमेशा ही रिटेन होंगे, वो भी चार्जशीट के बाद ही होता है। चेतावनी किसी तथ्य या सूचना या घटना आदि के आधार पर सीधे ही दी जाती है। जैसे कोई इवेंट हमारे सामने आया, हमने तुरंत उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को बोला आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। हम वर्बल चेतावनी भी दे सकते हैं, रिटेन चेतावनी भी दे सकते हैं, परंतु जो निंदा है, परिनिंदा है, उसके लिए कर्मचारी को चार्जशीट देना होता है, चार्जशीट के जवाब में उत्तर लेना होता है और उसके बाद से नतीजे पर पहुंचा जाता है कि सेंसर देना चाहिए भी या नहीं। चेतावनी तब तक लिखित में नहीं दी जाती है जब तक अधिकारी इस बारे में स्पष्ट आदेश न करे, परंतु निंदा को सर्विस रिकॉर्ड में लिखना जरूरी होता है। तो बहुत से इवेंट ऐसे होते हैं जिनको सर्विस रिकॉर्ड में लिखा जाता है और उसमें से जितने भी ये माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी हैं, इनका सर्विस एंट्री होता है, इनकी सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री की जाती है। परंतु वार्निंग का जनरली सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री नहीं की जाती अनलेस अनटिल जिस महोदय ने वार्निंग लेटर उसी इशू किया है वो उसमें मेंशन कर रहे हों कि दिस शुड बी एनोटेटेड, दिस शुड बी रिकॉर्डेड इन हिज सर्विस बुक। मेजर पेनल्टी क्या है? रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन टाइम स्केल, रिडक्शन टू ए लोअर पे स्केल, स्पेसिफाइड टाइम स्केल, पीरियड ऑफ रिडक्शन टू टाइम स्केल, गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रीगेन। क्या होता है मेजर पेनल्टी में? मैक्सिमम जो चीज़ें होती हैं, रिडक्शन टू लोअर स्टेज हो जाएगा, उसके बाद से नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट, ये ध्यान में रखना है, मतलब क्यूमुलेटिव नहीं है। और यहाँ पर क्यूमुलेटिव है, दोनों एक ही है, रिडक्शन ही है, यहाँ पर क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और लास्ट में ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रीगेन हिज ओरिजिनल सीनियरिटी इन द हायर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस। जिस दिन ये पेनल्टी ख़त्म हो जाएगी उस दिन गवर्नमेंट सर्वेंट रीगेन कर लेंगे ओरिजिनल सीनियरिटी। कंपलसरी रिटायरमेंट इसमें आता है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस आता है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस आता है। जब रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ये दोनों लगभग इनके आउटकम एक ही होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि रिमूवल ऑफ सर्विस में गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया जाता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो गए तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन नॉट ट्राई फॉर
any government job and he is disqualified for future employment in the government job. इसके बाद से कुछ ऐसे हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें लगती हैं कि ये भी पेनाल्टी हैं, परंतु ये पेनाल्टी में नहीं आती हैं और ये रूल 11 के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर हिज फेलर टू पास एनी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम. अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास नहीं किए और उसके चलते इंक्रीमेंट होल्ड किया जाता है, ये पेनाल्टी में नहीं इंक्लूड किया जाता है. स्टॉपेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एट द एफिशिएंसी बार. कोई एफिशिएंसी बार है और उसमें आप अनफिट हो गए तो आपको रोका जाता है, ये भी पेनाल्टी में नहीं आता. नन प्रमोशन पेनाल्टी में नहीं आता. रिवर्सन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम हायर टू हिज ओरिजिनल. ऑफिशिएटिंग में उनको हायर कर दिया गया था और ऑफिशिएटिंग के बाद से उनको ज़रूरत के अनुसार वो ऑफिशिएटिंग पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई तो उनको फिर से अपने ओरिजिनल पोस्ट पे डाल दिया गया. इसको भी पेनाल्टी में नहीं माना जाता. प्रोबेशनरी पीरियड में जो लोग हैं प्रोबेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उनको एज इट इज उसी पोजीशन में रखा जाता है, उसको भी पेनाल्टी में कंसीडर नहीं किया जाता. रिप्लेसमेंट ऑफ सर्विसेज. जिनकी सर्विसेज बोरो की गई है उनको भी पेनाल्टी में नहीं माना जाता. कंपलसरी रिटायरमेंट सुपरएनुएशन के टाइम में, रिटायरमेंट के टाइम में जो होता है उसको भी पेनाल्टी में नहीं माना जाता. तो इस तरीके से ये सारे ग्राउंड दिए हुए हैं जो पेनाल्टी के टर्म में नहीं आते हैं. तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा पेनाल्टी क्या होती है, पेनाल्टी क्यों होती है और पेनाल्टी के आउटकम क्या होते हैं. अब मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी जो रूल नंबर 11 में दिए हुए हैं इनको थोड़ा सा समराइज करके समझ लेते हैं. माइनर पेनल्टी में सेंसर होता है, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड होता है, रिकवरी ऑफ पेक्यूनियरी लॉस होता है, रिडक्शन टू ए लोअर पे स्टेज, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट. अगर ये एक्सीडिंग 3 ईयर हो गया विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो गया तो ये मेजर पेनल्टी में काउंट किया जाएगा. विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, ये जो 5 ग्राउंड हैं ये माइनर पेनल्टीज में काउंट किए जाते हैं. अगर ये पेनल्टी मिलती है तो इसको माइनर हम कहते हैं. मेजर पेनल्टी में रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे फॉर स्पेसिफाइड पीरियड विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, reduction to a lower time scale of pay, compulsory retirement, removal from service and dismissal. So highest penalty dismissal है, इससे कम रिमूवल है, इससे कम कंपलसरी है, इससे कम रिडक्शन है, इससे कम ये रिडक्शन है, इससे कम विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट है, इससे कम ये है, इससे कम ये है, इससे कम ये और सबसे छोटा ये है. सो जो यहाँ पर पेनाल्टी दी हुई है ये एक हायरार्की में, एक प्रायोरिटी में दिया हुआ है, सीरियसनेस के अनुसार दिया गया है. कौन छोटा पेनल्टी उसको सबसे पहले दिया हुआ है और कौन सबसे बड़ा पेनल्टी उसको बाद में दिया हुआ है. ठीक है. अब इसके बाद से हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के तरफ बढ़ेंगे. जब हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के तरफ बढ़ेंगे तो हमें ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखने पड़ेंगे. डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो होगी उसको शॉर्ट में DA बोला जाएगा एंड DA इज टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग. प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो होते हैं उनको PO बोला जाएगा. ही प्रेजेंट्स द केस फॉर द डिपार्टमेंट. इंक्वायरी ऑफिसर को IO बोलते हैं. ही कैरीज आउट द इंक्वायरी टू अराइव एट ए करेक्ट फाइंडिंग. सो IO इज द जज. Presenting officer is the prosecuting officer. Presenting officer is the prosecuting officer, but his name is here presenting officer only. So जैसे क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन होता है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रेजेंटिंग ऑफिसर होते हैं, इंक्वायरी ऑफिसर जज होते हैं, चार्ज ऑफिसर जिसके अगेंस्ट में चार्ज लगाया गया है और डिफेंस असिस्टेंट इनको असिस्ट करने के लिए होते हैं. सो प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो होते हैं वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को असिस्ट करने के लिए हैं, वो प्रूव करने में लगे हैं. और जो डिफेंस असिस्टेंट हैं वो चार्ज ऑफिसर्स के सपोर्ट में है, ये डिस्प्रूव करने में लगे हुए हैं और इन दोनों की बातों को इंक्वायरी ऑफिसर सुनते हैं और किसी एक नतीजे पर पहुंचते हैं. अगर इतना समझ में आ गया हो तो इसके बाद हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के बारे में चर्चा करेंगे अगले सेशन में. आज का नीति श्लोक.
कोकिलानां स्वरो रूपम नारी रूपम पतिव्रतम विद्यारूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। अर्थात कोयल की सुंदरता उसकी स्वर में होती है, कितनी मीठे स्वर से वो बोलती है, उसके स्वर ही उसकी सुंदरता है। तो कोयल की सुंदरता उसके रंग में नहीं, उसके स्वर में होती है। स्त्री का सौंदर्य उसका सतीत्व है, कुरूप का रूप उसकी विद्या होती है, और तपस्वी का सौंदर्य क्षमा होता है। कहने का मतलब ये है कि हर परिस्थिति में हर लोगों के लिए सौंदर्य का, सुंदरता का डेफिनेशन अलग है, मानदंड अलग है, स्टैंडर्ड अलग है। कोयल की सुंदरता उसके स्वर में है। अगर आपके पास स्वर मीठे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप में सुंदरता का वास है। स्त्री का सौंदर्य उसके सतीत्व में है। स्त्री का सतीत्व अगर रक्षित है तो वो अपने सौंदर्य के पराकाष्ठा में है। कुरूप का रूप उसकी विद्या है। जिनको भी मैं सबको बताता हूँ कि रोज़ मिरर देखना चाहिए, और मिरर देखने के बाद से अगर आपको लगता है कि भगवान ने उतनी सुंदरता से आपको नहीं बनाया जितनी आप अपेक्षा करते हैं, तो भगवान की इस शरीर को आप सुंदरता में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने विद्या के द्वारा, अपने तपोबल के द्वारा, अपने आर्ट के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा। आपने देखा होगा पीटी उषा का नाम कौन नहीं जानता है, उड़न परी के नाम में जानी जाती है। हिमा दास को कौन नहीं जानता है, वो भी उड़न परी के रूप में जानी जाती है। उनकी सुंदरता किस चीज़ में है? वो टॉपर हैं अपने फील्ड के, दे आर बेस्ट रनर। तो दे आर बेस्ट रनर, सब जगह उनकी पूजा होती है, सब जगह उनको पूजा जाता है। तो इसलिए जहाँ कहीं भी रूप की बात आती है तो विद्या ही सबसे बड़ा सुंदरता है। और तपस्वी का सौंदर्य क्षमा इसलिए है क्योंकि तपस्वी किसी कार्य में लगा हुआ है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो धनार्थी हो। तपस्वी किसी कार्य में लगा हुआ है और उसमें विघ्न बाधाएं डालने वाले आएंगे, ऐसे एलिमेंट पड़ेंगे जो उसमें बाधाएं डालें। ऐसे एलिमेंट को क्षमा कर देना ही तपस्वी का सबसे बड़ा सौंदर्य है। अगर तपस्वी उनके पीछे पड़ गया तो उसकी तपस्या भंग हो जाएगी, उसका पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। हमारे लाइफ में भी बहुत से ऐसे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो हमें पथ भ्रमित करना चाहते हैं, पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? एक तपस्वी के भांति क्षमाशील बनना है, क्षमा करते रहना है और अपने प्रशस्ति के पथ पर बढ़ते रहना है। इसलिए सुंदरता जो है एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है और सुंदरता बदलती रहती है अपने ज़रूरत के अनुसार। जैसे कोयल की सुंदरता स्वर में होती है, स्त्री का सौंदर्य उसका सतीत्व है, कुरूप का सौंदर्य उसकी विद्या है, और तपस्वी का सौंदर्य उसकी क्षमा करने की शक्ति है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करें। और डिस्क्लेमर ये है कि इन केस ऑफ एनी वेरिएंस इन दिस ट्रेनिंग मटेरियल द गवर्नमेंट